नमस्कार, न्यूज नाइट के इस अंक पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट पे हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। आज बात विशेष तौर पर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाईलैंड दौरे की। किस तरह से बिम्स्टेक सम्मेलन में उन्होंने अपना एजेंडा रखा, साथ ही साथ क्या कुछ रहा मोदी मंत्र युवाओं के लिए, क्या कुछ मोदी मंत्र रहा बिम्स्टेक सम्मेलन में, ये हम आपको दिखाएंगे न्यूज नाइट में। साथ ही साथ बताएंगे कि बाकी जो दूसरे नेता थे उनके साथ द्विपक्षीय जो वार्ता हुई प्रधानमंत्री की, उसमें क्या कुछ निकल कर आया। और बात होगी प्रधानमंत्री के अब श्रीलंका के दौरे की, क्योंकि श्रीलंका के साथ जो दौरा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है और कुछ देर में प्रधानमंत्री श्रीलंका पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही साथ बात होगी संसद के बजट सत्र की, कितना महत्वपूर्ण रहा और किन मायनों में महत्वपूर्ण रहा ये संसद का बजट सत्र। इस पर हम विस्तार से आपको खबर भी दिखाएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। साथ ही साथ बात सियासत की होगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किस तरह से मुश्किलों में फंसी हुई हैं और आखिर क्या है उनके मुश्किल की वजह, इससे जुड़ी हुई हम आपको विस्तार से खबर दिखाएंगे। होंगी खेल जगत की, अर्थ जगत की भी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। थाईलैंड में पीएम मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा, बताया क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि की नई राहें खोलने का प्रभावी मंच। बिम्स्टेक देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ाने के लिए यूपीआई लिंक का दिया प्रस्ताव। थोड़ी देर में पहुंचेंगे श्रीलंका। बैंकॉक में पीएम मोदी की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। पीएम ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जताई चिंता, सुरक्षा सुनिश्चित करने की जताई उम्मीद, बयानबाजी से बचने की सलाह दी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, रेलवे के ट्रैक नेटवर्क के विस्तार के लिए 18,658 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी। 6,839 करोड़ की लागत से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को भी हरी झंडी। खत्म हुआ संसद का बजट सत्र, आखिरी दिन भी हुआ हंगामा। बजट सत्र में कामकाज के हिसाब से बने कई रिकॉर्ड। वक्फ संशोधन बिल समेत कुल 16 बिल पास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अस्वीकार करने पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बीजेपी ने बताया तानाशाह। कहा उनकी सरकार के भ्रष्टाचार को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने भी देखा, जाएंगी जेल। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे संसद के बजट सत्र की, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। आखिरी दिन भी दोनों सदनों में हंगामा हुआ। हालांकि कामकाज के लिहाज से देखें तो बजट सत्र में कामकाज के कई नए रिकॉर्ड भी बने। दोनों सदनों की उत्पादकता 118% से ज्यादा रही। तो दोनों सदनों ने वक्फ संशोधन बिल समेत कुल 16 बिल पास किए। राज्यसभा ने सबसे लंबे समय तक बैठक करने का रिकॉर्ड बनाया, तो लोकसभा में शून्यकाल में लोक महत्व के मुद्दे उठाए जाने का रिकॉर्ड बना। संसद का सत्रावसान, लेकिन जारी है घमासान। हंगामा, विवाद और बवाल, हमलों की रही बौछार। संसद के बजट सत्र का समापन हो गया है। दोनों सदनों के सभापतियों ने सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने का ऐलान किया। सबसे पहले बात उच्च सदन की करें तो राज्यसभा की कार्रवाई शुक्रवार को प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को सदन में उठाया, जिस पर हंगामा हुआ। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 1 बजे सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगन के मौके पर सभापति ने कहा कि गुरुवार को इस सदन के इतिहास की सबसे लंबी बैठक हुई है। The session will be remembered for its historic legislative accomplishments and spirit of unity that prevailed. It stands as a defining moment in India's parliamentary journey, a powerful reminder of what can be achieved through dialogue, perseverance, and shared purpose.
The Rajya Sabha has once again set the democratic standards worth emulation by others. वहीं लोकसभा में भी सुबह हंगामा हुआ। बाद में अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने कहा कि सत्र में 3 अप्रैल तक शून्यकाल के दौरान 202 सदस्यों ने लोक महत्व के विषय उठाए, जो सदन में एक रिकॉर्ड है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 10 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जबकि वक्फ संशोधन विधेयक सहित कुल 16 विधेयक पारित हुए। दोनों सदनों के स्थगन के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट सत्र 2025 के समापन की जानकारी दी। उन्होंने इस सत्र को बेहद उत्पादक बताते हुए कहा कि संसद ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। We created a new record, and yesterday in Rajya Sabha it broke the record by devoting 17 hours and 2 minutes. Not a single disruption during the discussion for the Waqf Amendment Bill. So the time taken for the discussion of Waqf Amendment Bill both in Lok Sabha and Rajya Sabha. सत्र के आखिरी दिन सोनिया गांधी की उस टिप्पणी पर भी खासा हंगामा रहा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को जबरन पारित कराया गया और ये विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है। सरकार के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस पर नाराजगी जताई। I would like to thank the entire team for making tireless efforts to ensure that the Parliament business and functioning are given proper support, and also to follow the rules, regulation, procedures, conventions in running the House. This budget session has been very productive. It has already been announced by both Honorable Chairman and the Speaker, so I'm not going to repeat. The productivity of this session has been extremely very high. कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन की सदस्य रह चुकी है, वर्तमान दूसरे सदन की सदस्य है, द्वारा सदन के परिसर में ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा 13 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के 61 सदस्यों ने विचार रखा है। इस विधेयक पर 3 बार मत विभाजन हुआ, अतः इस विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया। गौरतलब है कि कामकाज के लिहाज से ये सत्र बेहद सफल माना जा रहा है। 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पेश किया गया। बजट के बाद 13 फरवरी को सत्र के पहले चरण का समापन हुआ। दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू हुआ, जो शुक्रवार को समाप्त हुआ। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जिस तरह से ये संसद का बजट सत्र रहा, दरअसल दो फेजेस में रहा और ये हंगामेदार भी रहा, तो इसमें बहुत सारा काम भी हुआ, बहुत सारा विधायी काम हुआ। तमाम जो विधेयक हैं वो पारित किए गए। किस तरह से महत्वपूर्ण रहा ये संसद का बजट सत्र, ये हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ इस पर चर्चा भी करेंगे। अगर हम संसद के बजट सत्र का लेखा जोखा देखें तो इसकी शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी और कुल बैठकें इसकी 26वीं। कुल कामकाज के घंटे अगर देखा जाए तो 160 घंटे 48 मिनट तक ये लोकसभा की जो कार्रवाई है वो हम बता रहे हैं। कार्य उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी जो रही वो 118% रही। विधेयक कुल 10 पेश किए गए और कुल 16 विधेयक इसमें पास हुए, यानी कि जो 10 विधेयक हैं उनको टेबल किया गया और इसके अलावा 16 विधेयक जो थे उनको पास किया गया। शून्यकाल में 202 मुद्दे उठाए गए और ये एक नया रिकॉर्ड रहा है। 3 अप्रैल को 202 मुद्दे शून्यकाल में उठाए गए और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड रहा है। तो लोकसभा में भी जमकर कामकाज हुआ, 16 विधेयक पास किए गए और इस दौरान इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक जिसमें वक्फ संशोधन बिल भी पास है, शामिल है, वो भी पास किया गया। इसके साथ ही साथ अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इसकी शुरुआत भी 31 जनवरी की हुई दोनों सदनों की। जाहिर तौर पर कुल बैठकें इसकी 26 हुई। कुल घंटे कामकाज अगर देखा जाए तो 159 घंटे राज्यसभा के सदस्य बैठे और उन्होंने काम किया। कुल जो प्रोडक्टिविटी रही, उत्पादकता रही, वो 119% रही। लोकसभा की 118%, राज्यसभा की 119%। कुल एक विधेयक इसमें पेश किया गया। निजी विधेयक जो है वो 49 पेश किया गया और टोटल विधेयक जो है वो पास किए जाने की बात करें तो 14 विधेयक इसमें
पारित किए गए राज्यसभा के द्वारा। तो कुल लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अगर संसद से पारित विधेयकों की बात करें तो कुल 16 विधेयक इस संसद सत्र में पारित किए गए, बजट सत्र में। तो बेहद महत्वपूर्ण रहा इस लिहाज से भी कि बजट तो जो पारित था वो तो पारित किया ही गया, उसके साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण विधेयक भी इसमें पारित हुए जो कानून का रूप लेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ बेहद महत्वपूर्ण, और उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई, धन्यवाद प्रस्ताव पर उस पर चर्चा हुई, जिस पर वोटिंग भी हुई। आर्थिक सर्वेक्षण लेकर आया गया और उसके साथ ही साथ बजट लेकर के आया गया। बजट पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को जो मंजूरी दी गई उस पर भी देर रात तक चर्चा हुई। और खास बात रही कि इस बार जो सदन बैठे वो कई बार में, और खासतौर पर जब वक्फ संशोधन बिल की बात आई तो देर सुबह तक, बल्कि कहा जाए कि सुबह 4 बजे तक सदन की कार्रवाई चलती रही तो गलत नहीं होगा। दोनों सदनों में से 16 विधेयक टोटल पास किए गए। तो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण रहा, इस लिहाज से भी रहा कि कई जो विधायी मुद्दे थे वो उनमें कामकाज हुआ। लोक महत्व के मुद्दे जो थे वो भी सदस्यों ने इस दौरान उठाया। हंगामा भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसमें कामकाज भी जमकर हुआ और जो बैठकें हुई वो देर रात तक चली। अगर अहम विधेयकों की बात की जाए जो पारित हुए तो वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित हुआ, आव्रजन और विदेशी विधेयक पारित हुआ, यह भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। बॉयलर्स विधेयक 2024 इसको भी संसद ने पारित किया। तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक ये पारित किया गया संसद से, और इसके साथ ही साथ आयकर विधेयक 2025 को पारित किया गया। कुल 16 विधेयकों में से ये महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। रेलवे संशोधन विधेयक पारित किया गया। मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 पारित किया गया। विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक ये भी पारित किया गया। वित्त विधेयक पारित हुआ। तटीय पोत परिवहन विधेयक पारित हुआ और समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक ये भी पारित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े हुए विधेयक थे जिनको पारित किया गया। अब ये कानून का रूप लेंगे। तो कुल मिलाकर जो बजट का सत्र था ये बेहद महत्वपूर्ण रहा, और इस लिहाज से भी कहा जाए कि इसमें जिस तरह से भी जो हंगामा देखने को जरूर कई बार मिला सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, लेकिन यह भी कहा जाएगा कि इसके साथ ही साथ अगर ये पूरा जो सत्र रहा वो उत्पादकता के लिहाज से भी कई मायनों में महत्वपूर्ण भी रहा और यादगार भी रहा। क्योंकि यादगार इस लिहाज से जब वक्फ संशोधन बिल आया तो उसको लेकर के तमाम हंगामा हुआ, पक्ष और विपक्ष गहरे मतभेद एक दूसरे के सामने दिखे, लेकिन अंत में संसद के दोनों सदनों से यह वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। और संसद के जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो पारित होने के बाद भी इस पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक नहीं थम रहा है हंगामा। इंडी गठबंधन के दल के नेता जहां इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं, वहीं सरकार इसे पारदर्शिता को बढ़ाने वाला और आम मुसलमानों के हित में बता रही है। वहीं इस बिल को लेकर आम मुसलमानों की भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं खुशी के लड्डू बांटे जा रहे हैं। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का संसद के दोनों सदनों से पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि इससे खास तौर पर उन लोगों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा है। अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था। इससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचता था। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ाएंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बिल पूरी तरह से संवैधानिक है और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। ये जो बार बार कांग्रेस के कुछ कानूनविद द्वारा कहा जा रहा है कि ये संवैधानिक है, हम कोर्ट जाएंगे, तो जाएं कोर्ट। ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये बिल्कुल संविधान सम्मत है।
राजनीतिक दल के नेता अभी भी इस बिल के पक्ष और विपक्ष में बयान देने से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन आम मुसलमानों के बीच इस बिल को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। विधेयक के पास होने पर यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने जश्न मनाया। मुस्लिम समुदाय ने कैंडल जलाकर लड्डू बांटे और आतिशबाजी की। मुस्लिम संगठनों ने कहा कि देश के करोड़ों शोषित मुसलमानों के लिए इस बिल के जरिए राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने के दरवाजे खुल गए हैं। इस बिल के जरिए देश के करोड़ों मुसलमानों को जो पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते हैं, आगे बढ़ने के दरवाजे इस बिल के जरिए खुले हैं। जिस तरीके से मुसलमानों के विकास के रास्ते में एक अंधियारा था, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद एक नई रोशनी की उम्मीद जगी है। कोलकाता और हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय ने बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं मुंबई में बिल का समर्थन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ उसी समुदाय के कुछ दूसरे लोगों ने मारपीट की। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि यह बिल आम मुसलमानों के हित में है और इससे उन्हीं लोगों को परेशानी है जो अब तक वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे थे। नया कानून बन जाने से वक्फ संपत्तियों से होने वाला लाभ आम मुसलमानों को भी मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बजट सत्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण रहा, कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहे और किस तरह से ये बजट सत्र, इसके आखिर क्या जो है परिणाम है। सियासत भी गर्म है, तो यही आज हमारा विशेष का विषय है। बजट सत्र, मुद्दों पर मंथन, विधानों पर फैसला। बजट सत्र, मुद्दों पर मंथन, विधानों पर फैसला, ये आज हमारे विशेष का विषय है, विशेष चर्चा का विषय है। बजट सत्र, मुद्दों पर मंथन, विधानों पर फैसला। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं और हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। ऋषि शंकर मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, उनकी नीतियों के समर्थक समझे जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विजय शंकर मिश्रा जी, ऋषि शंकर मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में अवधेश कुमार जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और अगर कांग्रेस की बात आप रखेंगे ऋषि शंकर मिश्रा जी, तो शुरुआत भी आपके साथ ही करते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे कैसे आकलन करेंगे आप इस बजट सत्र का, क्योंकि हंगामा और बवाल ये सारी चीज़ें तो संसद में होती हैं, विरोध भी होता है जाहिर तौर पर, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में ये बड़ा अवश्यंभावी भी कहा जाए इसको, क्योंकि जहाँ पर कई सारे मत होंगे वहाँ मतांतर भी होगा। और ऐसे में बावजूद इसके 118% लोकसभा में, 119% राज्यसभा में काम हुआ, तमाम विधायी कार्य पूर्ण हुए, जनता की जो आवाज थी वो वहां पर सुनाई पड़ी। देखिए, लोकतंत्र में विरोध का एक अपना स्थान है और पक्ष विपक्ष की ये जिम्मेवारी होती है कि संसद सुचारू रूप से कैसे चले। लेकिन आप देखिए कि इस बजट सत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था वक्फ बोर्ड को लेकर था। और वक्फ बोर्ड में को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने एक तरह से अलोकतांत्रिक ढंग से इस बिल को पास कराया, आप पूछेंगे कि अलोकतांत्रिक कैसे हुआ? जी बिल्कुल तो पूछेंगे। सिर्फ मत विभाजन, सुन तो लीजिए, मत विभाजन के आधार पे यदि इस बिल को पास करना था तो जेपीसी बनाने की क्या जरूरत थी? जेपीसी में यदि 19 एनडीए के सदस्य थे तो बाकी विपक्ष के भी सदस्य थे और विपक्ष के सदस्यों ने कई विषय को लेकर आपत्ति दर्ज की, कई सुझाव दिए। लेकिन ये देखिए कि एनडीए और बीजेपी के तमाम लोगों के सुझाव को एक्सेप्ट किया गया, वहीं विपक्ष के जो लोगों ने सुझाव दिए उसको जो जेपीसी के अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल जी बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए। तो एक तरह से देखिए, मत विभाजन के आधार पे आप कहेंगे कि भाई मत विभाजन के आधार पे इस बिल को पास किया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया। लेकिन यदि मत विभाजन ही आधार होता तो जेपीसी के गठन क्यों की जाती? तो क्या जेपीसी के गठन के बाद जब बिल पास होते हैं, सुनिए ना ऋषि मिश्रा जी, क्या इसके पहले कोई इंस्टेंसेस हैं क्या कि जब जेपीसी का गठन हो गया तो जो बिल पास होगा वो यूनानिमस होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो अलोकतांत्रिक बता देंगे? नहीं, जेपीसी का, निखिल जी आप विद्वान पत्रकार हैं, जी जेपीसी का गठन क्यों होता है कि जेपीसी का गठन इसलिए होता है कि उस विषय को लेकर मत भिन्नता है। बिल्कुल मत भिन्नता है तो जो तमाम जो पक्ष हैं या विपक्ष के लोग हैं अपने
विचारों को रखेंगे। तो उस जेपीसी की जो बैठक हुई उसमें विपक्ष के द्वारा सुझाए गए सुझाव को, वही तो बात दरअसल मैं पूछना चाह रहा हूं और वही आपसे जानना चाह रहा हूं। दूसरी बात जिस आवाम के भलाई के लिए आप ये संशोधन लेके आए हैं, उस आवाम के तमाम धर्म गुरुओं से या उस सेक्शन से आपने संवाद किया क्या? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह पार्टी उस आवाम के भलाई की बात करता है जिस कौम के न सांसद इनके राज्यसभा में है, न लोकसभा में है, न महत्वपूर्ण पद पे कोई नेता है। एक शाहनवाज हुसैन थे बेचारे, उनको भी आइसोलेट कर दिया गया। तो ये कहाँ है कि अगर आपके दूसरे उसके नेता नहीं है, मान लीजिए, सुनिए तो मुसलमानों के प्रति इतना प्रेम भाजपा का एकाएक जो जग गया है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। ठीक है, आपने सारे पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपने एक तो कहा कि अलोकतांत्रिक है। ठीक है, मैं समझ करके दूसरे के पास जाता हूँ। आप ही की बात, क्योंकि भाजपा करना चाहती है। ठीक है, ये हिंदुस्तान के आम आवाम समझती है इस चीज को। ठीक है, आवाम समझ रही है, बिल्कुल समझ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आवाम बहुत होशियार है। और सबसे खास बात है कि आपने कहा लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए क्योंकि इसको मत विभाजन करके पारित किया गया और जेपीसी अगर गठित कर दी गई तो आप ही की सुनी जानी चाहिए थी। आप या जो भी विपक्ष के लोग थे वो जो भी मत देते उसको आंख मूंद कर, आप सुनिए तो, उसको सुनिए तो, अरे बात तो सुनिए। अब आपने अपनी कह दी, अब आप बात तो सुन लीजिए। तमाम नहीं, जेपीसी का गठन हो गया, इसका मतलब ये लकीर खींच दी गई कि अब ये यूनानिमस ही होना है। ऐसा नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर आपकी बात को नहीं माना गया और उस पर वोटिंग हो गई तो आप उसको अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। बहरहाल मैं धनंजय गिरी के पास जाऊंगा। धनंजय गिरी जी, बहुत सारे आरोप हैं और ये कह रहे हैं कि एक आरोप और भी है कि आप कब से मुसलमानों के रहनुमा हो गए और आप जो कुछ भी करेंगे वो मुसलमानों के लिए हित में तो हो ही नहीं सकता, कांग्रेस इसको पचा ही नहीं सकती, वो ये कह रहे हैं। निखिल जी, देखिए, वक्त और वक्फ दोनों की जरूरत थी कि उसमें सुधार हो। ये लगभग 200 लोगों के चुंगल में था जो अभिजात्य और आलीशान जिंदगी जी रहे थे। बाकी जो पसमानदा है, उपस उपेश के लिए मजबूर थे। अहमदिया, चीक, बोखरार, जुलाहा, धुनिया, गद्दी, बोहरा, कसाई, हजाम, धोबी, रंगरेज, कलंदर, मदारी, ऐसे तमाम जो जातियां हैं जिनकी जिंदगी गुर्बत की गोद में अपना सफर तय कर रही थी, और चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ये पूरा कुनबा था। और वो मुट्ठी भर लोग वोट बैंक हैं। वो भड़काते हैं, अटकाते हैं, लटकाते हैं और कुछ लोगों को वोट दिलाते हैं। वो कुछ लोगों के ललटेन का तेल है तो कुछ के कटे हाथ का खेल है। वो इस वोट को बैंक के लिए बेमकसद हो चुके वफ को उसके सच्चे इस्लामिक मकसद पर लाया गया है। और आम मुसलमान को, गरीब की गुर्बत की जिंदगी, जिसकी जिंदगी है उसकी जिंदगी में रोशनदान खोला गया है, उसके लिए उजाला लाने की कोशिश की गई है। मोदी जी ने वफ को इस्लाम के सच्चे रास्ते और मकसद की ओर लाने का काम किया है। और जो लोग छाती पीट रहे हैं वो अच्छा धनंजय जी, सिर्फ वक्फ तक सुनिए धनंजय जी, मैं कह रहा था सिर्फ वक्फ तक सीमित ना रहिएगा, क्योंकि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो बजट सत्र रहा है वो किस तरह से उसका आकलन करेंगे। जो आकलन ऋषि मिश्रा जी ने किया वो उनका वक्फ तक सीमित रहा है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी और भी बात करें। देखिए जी, सदन का सामान्य जन के लिए काम करना सर्वोत्तम है। और ये सर्वोत्तम पद्धति है कि अगर आप सामान्य जन के, आम जन के, इस देश के आम आवाम की चिंता करते हैं, हर किसी की चिंता करते हैं, और दुनिया के सारे विचारकों का जो सार तत्व नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, अब उसी परिकल्पना और संकल्पना को साकार करने के लिए सदन से लेकर सड़क तक और सामान्य जन तक उसको पहुंचाने के लिए, नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाने के लिए जिस तरह से नेशन में नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं, और सदन भी उसी रास्ते पर चल रही है। कुछ लोग जो जबरदस्ती का किसी धर्म विशेष को भड़का करके किसी को उसके रहनुमा बनना चाहते हैं या अपनी मौजूदगी दर्ज करना चाहते हैं, जैसा आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि अब एक फैशन हो गया है हाथ में संविधान की किताब लेकर के चलना। अब जिस चीज को संविधान संसद में सबके सामने पास कराया गया उसको असंवैधानिक बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड की चिंता ये जता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों का आप कब से हितैषी कर रहे हैं। आप कौन है भाई? ना आप न 3 में न 13 में, आप हैं कौन? आप मुसलमानों के हितैषी थे? एक बहन को आपने, राजीव गांधी ने इंसाफ नहीं होने दिया,
11 जजों की बेंचेस को खारिज कर दिया। तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, देश में कौन सी आग लगाना चाहते हैं? ये कांग्रेस पार्टी का और विपक्षी दलों का सूरमा बनने का, सेकुलरिज्म का सूरमा बनने का, सेकुलरिज्म का चैंपियन बनने की जो कवायद रही है, उससे आज देश बाहर निकल रहा है। आज मुसलमानों के बीच में देखिए किस तरह से लड्डू बंट रहे हैं, मिठाई बंट रहे हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, किस तरह से मुस्लिम अंजुमन ने मोदी जी के नाम का टी शर्ट और उस पूरे देश में बांटना शुरू कर दिया है। ये जिस तरह के देश में एक बदलाव की बयार चली है, जिस तरह से बदलता हुआ भारत है, ये साइनिंग आगे बढ़ता हुआ इंडिया है, जिस ढंग से तेजी से विकास कर रहा है लोग, और इतने निचले स्तर की बात ये लोग कर रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, इतने निचले भाई आप कब से मुसलमानों के, अरे तो आपको से ठेका ले रखा है, ये ठेकेदारी यही वोट बैंक के तो मुसलमानों के खिलाफ है। आज आपके साथ मुसलमान है ना हिंदू, कोई है इस देश का आम नागरिक भी नहीं आपके साथ खड़ा होना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप परिवार के चंद लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए देश का मतलब है भाई बेटी बहन। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। कुछ कहना चाह रहे हैं ऋषि जी, उसके बाद मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। ऋषि जी 10 सेकंड में कुछ कहना हो कहिए, ये अवधेश जी का टाइम है जो आप ले रहे हैं, जल्दी बताइए। जी हम हमारे बड़े भाई जो कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के हितैषी है, पार्लियामेंट में एक मुस्लिम सांसद को अनपार्लियामेंट्री शब्दों से संबोधित किया गया था, तब नरेंद्र मोदी जी कहा थे, ये बीजेपी कहा थी गुजरात में एक बेटी, एक मुस्लिम बेटी के साथ जवाब ले लेंगे, सामूहिक रेप किया जाता है। जवाब ले लेंगे, जवाब ले लेंगे साहब, जवाब ले लेंगे। आपका पॉइंट आ गया। 10 सेकंड की बात कही थी। देखिए नहीं, आप देखिए इस तरह से मत करिए। 10 सेकंड की बात हुई थी भाई, ऑडियो आउट कर दो ऋषि मिश्रा जी का। मैं मजबूर हूं। देखिए आपसे जब ये कहा गया अपना सवाल रख लीजिए, तो आपने सवाल रख लिया, अब आप उस पर लंबे लंबे बयान मत दीजिए। आपका पॉइंट आ गया। मैं धनंजय जी से जवाब लेके उसके बाद जा रहा हूं। धनंजय जी बहुत जल्दी से 15 सेकंड 20 सेकंड में जवाब दीजिए। लेना चाहता हूं जी 10 सेकंड बस जी। मैं कहता हूं कि मैं हिंदू मुसलमान तो करता नहीं हूं, हमारी पार्टी की लाइन है नहीं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन क्या स्थिति है आप बताइए, इस देश में गौओं पे गाय पर गोली चली, गोपाष्टमी के दिन गोरक्षकों पर गोली चली, संतों पर गोली चली, राम भक्तों पर गोली चली, और तमाम तरह की कश्मीर से पलायन हुआ, रकीब चलीब करीब हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, लेकिन कांग्रेस के मुंह से कभी नहीं निकला। आप राहुल गांधी जो कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन मुसलमान उसमें से गायब है, उसमें से पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, जो दुनिया जो आपका जवाब भी आ गया, आपका जवाब भी आ गया। मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, मुझे जो इस पूरे सदन में आपने देखा होगा, मैं ये चाहूंगा कि इसका आप एक ऑनेस्ट विश्लेषण करें, आकलन करें इस बजट सत्र का, वो तो आप करेंगे ही, और उसके साथ ही साथ मैं ये समझना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, आपने भी ये देखा होगा कि पूरे सत्र के दौरान ये लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक, संवैधानिक असंवैधानिक, इसको लेकर के बड़ा एक दूसरे को, और खास तौर पर आपने देखा होगा कि जो विपक्षी सदस्य हैं वो बार बार दूसरे जो दल है यानी सरकार है उसको अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक ये बताने, क्या इसमें भी कुछ वोट बैंक छिपा है कि खुद को संवैधानिक, दूसरों को असंवैधानिक? ये बाबा साहब से जुड़ा हुआ मामला लगता है क्या? नहीं, वोट बैंक जरा सरल है। वोट बैंक के गिरती दीवारों से जब आपके अंदर छटपटाहट पैदा होती है तो हर लोकतांत्रिक कदम और लोकतांत्रिक, जब कोई चारा नहीं होता है। सोनिया गांधी जी के रिजिम में यही वक्फ विधेयक 4 घंटे के बहस में पारित कर दिया गया था, और आप देखिए कि दोनों सदन को मिला दीजिए तो करीब करीब 28 मोटा मोटी 27-28 घंटे की बहस के बाद ये पारित हुआ है। तो अब इससे देखा जा सकता है कि लोकतांत्रिक 1 करोड़ के करीब विचार जो है 92,28,000 मेल थे जी। और आप समझिए जेपीसी में 112 या 13 घंटे, 112 घंटे के से थोड़ा ज्यादा ये जेपीसी की बैठक चली है। 25 राज्यों के प्रतिनिधित्व उसमें आए थे, 25 वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधित्व थे, 15 राज्यों का प्रतिनिधिमंडल मिला है। और भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधित्व का से संवाद करने वाला, इंटरेक्शन करने वाला ये जेपीसी रही है। वो तो रिकॉर्ड की बात होती है। समस्या यहां है, देखिए ये जो संसद का अधिवेशन था, ये मैं मानूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत ने कई जो अवधारणाओं को तोड़ते हुए युगांतकारी और ऐतिहासिक पहल की है, उसकी दृष्टि से आने वाले समय में एकेडमिक पुस्तकों में भी जी और बाकी जगह भी संसद के इतिहास में इसको ऐतिहासिक सत्र के रूप में माना जाएगा। उसी ढंग से पहले जब, क्योंकि हमारे देश की एक धारणा ये रही है, खासकर 1985 में जब
शाहबानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, एक वृद्ध महिला को उसके पति से 138 रुपए का गुजारा भत्ता, उसके विरुद्ध में इस देश के कट्टरपंथी जो मजहब के नाम पर कट्टरपंथ प्रभुत्वशाली जो मुसलमान थे वो सड़कों पर उतर गए। दबाव में राजीव गांधी सरकार ने उस विधेयक को वापस ले लिया और अभी जो बिहार के राज्यपाल हैं, उस समय मंत्री थे आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया क्योंकि राजीव गांधी ने कहा था मेरे काम को डिफेंड करो, और लोकसभा में उन्होंने डिफेंड किया जी कि लोकसभा में डिफेंड किया कि कैसे ये संसद जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ये इस्लाम विरुद्ध नहीं है, इस्लाम के अनुरूप है। तो उसके बाद से इस देश में एक हो गया कि मुसलमानों के अंदर चाहे वो मजहब के नाम पर गैर मजहब, भ्रष्टाचार, अपराध तक की बातें हों, दमन और शोषण हो मुसलमानों के ही अंदर, सरकारी संपत्तियों पर भी कब्जा हो जाए लेकिन उसको टच नहीं करना है, छूना नहीं है इस देश में, उस धारणा को धीरे धीरे ध्वंस करने की शुरुआत हुई और भारत की दृष्टि से इसके ऐतिहासिक परिणाम है आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे। जब कोई भी सरकार साहसपूर्ण निर्णय करते हुए अगर न्याय संगत कदम उठाती है तो धीरे धीरे विरोधियों का भी समर्थन मिलता है। तो संसद के सत्रावसान के 2 दिन पहले का दृश्य देश का देख लीजिए, वक्फ संशोधन के समर्थन में खड़े हुए लोग और विरोध में खड़े हुए लोग अगर आप संख्या गिनेंगे तो या तो बराबर दिखाई देगा या इस समय समर्थन करने वालों की संख्या ज्यादा है। बड़े बड़े जो अजमेर शरीफ से लेके बाकी आकर के कह रहे हैं क्योंकि सबने देखा है कि वक्फ के नाम पर क्या हो रहा है। तीसरी बात, देश में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, यह लोकतांत्रिक है, यह संविधान की भावना के अनुरूप है। लेकिन अगर आप न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दे सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं सिविल कोर्ट में, तो ये अलोकतांत्रिक हो गया। उंगली उठा रहे हैं, ये पढ़े लिखे को मालूम है कि नहीं जा सकते थे, रीट के आधार पर हाई कोर्ट में केस गई और एक रीट ले जाना गरीब आदमी के लिए कितना कठिन है। आपको न्यायाधिकरण में एक मामला है 25 साल तक आपकी समस्या खड़ी हो जाएगी अगर उन्होंने कर दिया है तो जी। तो ये, और तीसरी बात ये थी कि अभी तक इसमें जो गलतियां सरकारों के लिए जो समस्या कहां आ रही है कि वक्फ जो है कोई अपनी संपत्ति तो दान कर सकता है लेकिन सरकारी संपत्ति दान कैसे हो सकता है भाई, मेरी समझ में ये नहीं आए। सरकार की संपत्ति को दान कर देना ये तो कानून और संविधान का उल्लंघन है। बहुत सारे लोग आने वाले समय में जेल जाने वाले हैं इसके लिए, उसमें सरकारी अधिकारी भी होंगे, पूर्व मंत्री भी होंगे। तो ये जो पारित हुआ है ये आने वाले समय में भारत में 3-4 कानून ऐसे आए हैं इस संसद सत्र में और कई ऐसे विषय हुए। जैसे अभी तक कोई अकेला आदमी बैंक में एक ही नॉमिनी रखता था, उसके 3-4 बच्चे हैं, वो चाहता है कि सब में बांटे, मैं स्वयं चाहता हूं तो मैं नहीं रख सकता था। 4 नॉमिनी रखने का प्रोविजन हुआ, ये भी एक ऐतिहासिक है। लंबे समय से इसकी लड़ाई थी, 20-25-30 साल से लोग इसकी मांग कर रहे थे और ये छोटा सा विधेयक पारित नहीं हुआ। प्रवासन कानून इसमें पारित हुआ है जो दुनिया से बिल्कुल अलग है। भारत की एक उदार और भारत की वसुधैव कुटुंबकम की छवि अपने सभ्यता संस्कृति के अनुसार करते हुए किया है। देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए जिस ढंग से डायरेक्टर्स की संख्या 10 की गई है वो भी एक बड़ा कदम है देश में सहकारिता आंदोलन की दृष्टि से। तो ये जो सदन रहा है मैं समझता हूं, मैं उसको देखा नहीं, वो रेयर ऐसे रिकॉर्ड होंगे कि 11 बजे शुरू होके और सुबह 4 बजे भोर तक पार्लियामेंट चली हो, ये एक रिकॉर्ड रहा होगा। और उसमें इतने काम हुए, 119 घंटे राज्यसभा में, 119 मतलब 118 लोकसभा में, ये अद्भुत है। आप विरोध करने का विरोध नहीं, मैं लास्ट बातें कहना चाह रहा हूं जी, क्योंकि जो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में एक अलग से मुस्लिम ढांचा बनाने की कोशिश हुई, जब वो धीरे धीरे कांग्रेस पर असर्ट करने लगी तो 1995 का एक वक्फ कानून उसी दबाव में बाबरी विध्वंस के बाद बनाया गया था। जैसे वो कांग्रेस का सत्ता में आई है उसमें सच्चर आयोग बना है। सच्चर आयोग के आधार पर पूरे राज्य में अलग अलग राज्यों ने अलग अलग मुसलमानों को लेकर कानून बनाए, संपत्तियां दी हैं जिसमें, और फिर ये वक्फ विधेयक जो 2013 था, तो वो जो ढांचा था कि मुसलमान वोट हमको वापस आ जाएगा तो क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे और कांग्रेस खड़ी होगी, वो ढांचा जब ध्वस्त होने लगा है, उनके बनाए हुए सारे ढांचे सोनिया जी के जब ध्वस्त हो रहे हैं तो उसके गुस्से में आप कह रहे हैं। लेकिन सदन के संसद के परिधि के अंदर कहना कि बहुमत से पारित,
ये अलोकतांत्रिक है, ये सदन की अवमानना है, ये भारत के संविधान की अवमानना है। समझ में नहीं आई। तरीका हो सकता है। ये अवधेश जी, मुझको भी बात समझ नहीं आई। अगर एक वोट से सरकार गिर सकती है तो यहाँ तो 50 नहीं, और सरकार गिराने के लिए किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बैठाया जाता है, क्योंकि उसने लोकसभा से चर्चा में नहीं दिया था। उस चर्चा में नहीं जाएंगे। हमारे दर्शकों को भी पता है, हमारे मेहमानों को भी पता है कि अगर एक वोट से नहीं, इतना नहीं पता होता है। 1999 की घटना है सर, 26 साल हो गए, अभी नई पीढ़ी को पता ही नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मतलब है कि हम इस चर्चा से भटक ना जाए। और ऋषि मिश्रा जी, मैं चाह रहा हूं छोटा सा कमेंट आपका, लेकिन तभी आपको मैं बोलने का अवसर देना चाहता हूं जब आप प्रॉमिस करें कि जब मैं धनंजय जी को बोलने को कहूंगा तो आप बीच बीच में नहीं बोलने देंगे। अदरवाइज अगर आप कहिए तो मैं पहले उनसे बोल लूं। अगर आप ठीक है तो आपसे सवाल भी सुन लीजिए। क्या चलिए, नहीं, बहुत अच्छा है। अब इसमें फेर में नहीं पड़ते, बस आपने प्रॉमिस दे दिया, दर्शक भी इसके गवाह हैं, आप समझिएगा। मरती है तो इस बात का क्या दर्द है कि कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सभी लोग मुसलमानों के रहनुमा हो रहे हैं, सपा हो रही है, आरजेडी हो रही है, क्षेत्रीय दल तो हो ही रहे थे, अब बीजेपी भी हो रही है, तो इस बात का दर्द है क्या? देखिए, बिल्कुल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। भाजपा में भी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। भाजपा में शाहनवाज हुसैन बेचारे जो आइसोलेट हो गए हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाना चाहिए। ठीक है, शाहनवाज हुसैन से तो हमदर्दी होना चाहिए ना, उन्हीं के पार्टी के नेता है ना वो बिहार में मंत्री हैं, बिहार से ही हमारे भाई हैं। भाई को शाहनवाज हुसैन से हमदर्दी नहीं है। भाजपा में कितने मुसलमान नेताओं को महत्वपूर्ण जगहों पे रिप्रेजेंटेशन मिला है, पार्टी हो, संगठन हो, सरकार हो। आप कह रहे हैं कि आपका जो पॉइंट है, जो मैंने आपको 30 सेकंड दिए थे, ठीक है, जो आपको 30 सेकंड दिए थे, आपने उसमें पॉइंट रखा कि बीजेपी में रिफॉर्म होना चाहिए, तो अब बीजेपी में जवाब ले लेते, मेरे पास समय नहीं रह गया है। रिफॉर्म चलाना चाहते हैं भाजपा में। ठीक है, आपका पॉइंट आया है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी में रिफॉर्म होना चाहिए, आपका ये पॉइंट था 30 सेकंड। अब नहीं भाई, देखिए समय नहीं है, समय केवल 1 मिनट का। आप धनंजय जी जवाब दे देंगे। वो कह रहे हैं भाई बीजेपी में रिफॉर्म होना चाहिए। हंसने की कोई बात नहीं है, समय था, दर्शक देख रहे हैं। मैं तो जस्ट एक अंपायर की तरह यहां पर हूं। 30 सेकंड आपको दिया, आपने कहा बीजेपी में रिफॉर्म होना चाहिए। आप 30 सेकंड उनको दे देते हैं और चर्चा को खत्म कर देंगे, आखिरी कमेंट ले लेंगे। चलिए, ठीक है। शहनवाज हुसैन को लेकर बड़ी पीड़ा है आपको, शहनवाज हुसैन को लेकर पीड़ा है, यही आपके पास पॉइंट है, यही पॉइंट है आपके पास। संसद में क्या कुछ प्रोडक्टिव रहा? और आपने वक्फ बिल की बात करी, तो इसमें आपके पास यही है कि बीजेपी में रिफॉर्म होना चाहिए। धनंजय जी, इनका पॉइंट है कि भाई बीजेपी में रिफॉर्म होना चाहिए। आपने सुना? देखिए निखिल जी, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं वो खुदा का एड्रेस बताते हैं। कांग्रेस जिन्हें खुद की पता नहीं है कि इनका कल का क्या होगा, कितने में सिमटेंगे, कहां जाएंगे, और जो ये चैंपियन सेक्युलरिज्म के सुरमाओं की जो चैंपियनशिप है, इन सब सारे क्षेत्रीय दलों में और कांग्रेस के बीच एक संघर्ष है कि तू मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान, तू मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान। ये जो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स की गई, वो इन वोट बैंक की अपीजमेंट की तुष्टिकरण की राजनीति को बड़ा झटका लगा है। ये भाजपा का जो स्वरूप है, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नित्य निरंतर नूतन नवनीत जो दे रही है देश को, जो भाई साहब अवधेश जी ने बहुत विस्तार से बताया, मैं उसी को इंडोर्स कर देता हूं। जो तमाम तरह के रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, परफॉर्म किए जा रहे हैं और ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है देश को, वो इन लोगों को पच नहीं रहा है। और निचले और छिछले स्तर की बात जिस तरह की कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़िए, देश आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है। और अभी आपने किया हुआ, भाई 1 सेकंड पहले किया हुआ वादा भूल गए कि बीच में नहीं बोलूंगा, फिर बीच में बोल रहे हैं। तो आपका वादा कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितने उसमें जहनियत होती है, कितना ठीक है। और अगर आप नहीं होता है और अगर आप इस तरह से कहेंगे कि भाई बीजेपी में रिफॉर्म, तो फिर इस पर लंबी चर्चा हो जाएगी। वो कहेंगे भाई कांग्रेस में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, कौन कौन कहां से बदला जाना चाहिए, वो विषय पे नहीं जाएंगे। देखिए नहीं, अवधेश जी उस पर नहीं जाएंगे, नहीं उस पर जाएंगे नहीं, क्योंकि ना हमारे पास समय है और ना उस पर। अवधेश जी, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं, 20 सेकंड में आप बताइए, आपको लगता है कि ये जो अभी सत्र गुजरा है, इससे लोकतंत्र और संविधान दोनों मजबूत हुए हैं? लोकतंत्र तो मजबूत हमारे देश का पहले से था, वो तो है। और अमित शाह जी पर जब अखिलेश यादव जी ने एक कमेंट किया कि अध्यक्ष नहीं चुना, तो उन्होंने बता ही दिया
जो रिफॉर्म क्या होता है कि भाई हम तो आपको बता सकते हैं 25 साल तक आप ही अध्यक्ष रहोगे, 5 आदमी को चुनना है। तो ये उधर का संविधान इसलिए हुआ है कि अगर कुछ मुसलमानों के एक प्रभुत्वशाली वर्ग के लिए आपने ऐसी व्यवस्था कर दी थी जिसे वंचित शोषित महिलाएं संविधान के हक से बाहर कर दी गई थी और न्यायालय के अधिकार तक आपने ले लिए थे, अगर उसकी फिर से पुनर्प्रतिष्ठा हुई है तो ये तो संविधान की पुनर्प्रतिष्ठा है। ठीक है। और देखिए इस संसद सत्र में जो एक अद्भुत बात हुई है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो खासकर मुसलमान हिंदू से संबंधित है, कल अमित शाह जी ने जब राज्यसभा में कहा कि हमारी ओर से कोई व्हिप नहीं है, बाकी सब पार्टियों ने व्हिप डाला था, फिर भी विपक्ष की संख्या से कम वोट पड़े हैं और यहां कोई व्हिप नहीं था। मैंने वहां अगर केवल बीजेडी को छोड़ दिए तो सभी ने व्हिप जारी किए थे। तो व्हिप न जारी करने के बावजूद बीजेपी की उसकी अपनी जो एनडीए की संख्या बल से ज्यादा वोट पड़े हैं। तो यह भी एक लोकतंत्र की शुरुआत है कि पार्टियां हर विषय में व्हिप जारी न करें और सांसदों को उनके विवेक के आधार पर निर्णय करने दे। ऋषि शंकर मिश्रा मुस्कुराइए नहीं, सुनने में छोटा लगता है, बहुत बड़ी बात है कि अपने सांसदों पर, अपने साथियों पर नहीं इतना विश्वास होना। ठीक है, जेडीयू और टीडीपी के भी सांसद हैं, इतना विश्वास होना कि ये वोट देंगे। ये असाधारण दिवस था इस नाते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इतना साहस और विश्वास होना चाहिए जो आपने कहा। ये साहस और विश्वास जुटाने में थोड़ा वक्त लगता है। और धनंजय जी आपका बहुत शुक्रिया, ऋषि शंकर मिश्रा जी आपका शुक्रिया और अवधेश जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जोड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बिम्स्टेक सम्मेलन में पीएम मोदी। ब्रेक के बाद देखिए बिम्स्टेक सम्मेलन में पीएम मोदी। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी बिम्स्टेक सम्मेलन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैंकॉक में आयोजित 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 21 सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बिम्स्टेक को सामूहिक रूप से सक्रिय करने और नेतृत्व की भूमिका में आने वाले युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए ये उम्मीद जताई कि सांस्कृतिक संबंध बिम्स्टेक देशों को और करीब लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक समूह को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के यूपीआई को इसके सदस्य देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इस कदम से क्षेत्र में व्यापार, कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। बैंकॉक में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करने, वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने और क्षेत्र के भीतर स्थानीय मुद्राओं में
व्यापार को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विचार करने का भी प्रस्ताव रखा। Prime Minister, together with other leaders from the region, attended the 6th BIMSTEC summit. He called upon the leaders to look to contribute towards expanding the agenda and the capacity of BIMSTEC for the progress and prosperity of the people of the region. He announced a 21-point action plan to add new vibrancy and vigor to BIMSTEC. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को आए विनाशकारी भूकंप में म्यांमार और थाईलैंड में हुई जान माल की हानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आपदा के प्रबंधन के लिए भारत में बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। The Prime Minister offered condolences at the loss of life and the damage caused by the recent earthquake in Myanmar. The two sides exchanged views on India's ongoing efforts under Operation Brahma to provide humanitarian aid, disaster relief, and medical assistance to Myanmar. Prime Minister conveyed to the Senior General that as the first responder, India stands with Myanmar in this hour of need and is ready to deploy more material assistance as might be needed. बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता के लिए साझा प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले सेतु के रूप में काम करता है। ये क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि के नए रास्ते खोलने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बिम्स्टेक समूह के दायरे और क्षमताओं को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। गृह मंत्रियों के तंत्र को संस्थागत बनाने का स्वागत किया और भारत में पहली बैठक आयोजित करने की पेशकश की। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये मंच साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा खतरों, आतंकवाद और नशीली दवाओं के साथ मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस संबंध में उन्होंने इस वर्ष इसकी पहली बैठक भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और हर वर्ष बिम्स्टेक बिजनेस समिट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने कहा कि मुक्त, खुला, संरक्षित और सुरक्षित हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिस समुद्री परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ये व्यापारिक, नौवाहन और माल परिवहन में सहयोग को मजबूत करेगा और व्यापार को गति देगा। उन्होंने भारत में एक सतत समुद्री परिवहन केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। एकजुटता, समानता और सहयोग की भावना के साथ संपन्न हुआ छठा बिम्स्टेक सम्मेलन, जहां प्रधानमंत्री ने समावेशिता का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य बिम्स्टेक देशों के सामने रखा। और ये बिम्स्टेक जो देश हैं जिन्होंने बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया, ये आने वाले समय में सामरिक, आर्थिक, रणनीतिक, युगांतकारी और क्रांतिकारी अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन थिंथल के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, बैंकॉक, थाईलैंड, डीडी न्यूज के लिए। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रहा और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपना मंत्र भी दिया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन है उसमें जो बिजनेस समिट है उसकी बैठक हर वर्ष होनी चाहिए। चेंबर ऑफ कॉमर्स एक उसकी स्थापना हो तो वो भी बेहतर है। और बात सिर्फ बिम्स्टेक सम्मेलन तक ही नहीं होती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाईलैंड दौरे की बात होती है। थाईलैंड के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है वाट और 16वीं शताब्दी में निर्मित और ऐतिहासिक रतन कोसिन द्वीप जिले में स्थित सार्वजनिक शिक्षा केंद्र थाई चिकित्सा के लिए प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने भी इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। तो आप देखिए ये रिपोर्ट और देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। बैंकॉक में वाट फो को शहर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। 20 एकड़ में फैला ये मंदिर बैंकॉक के शीर्ष पर्यटक आकर्षण के रूप में ग्रैंड पैलेस के बाद दूसरे स्थान पर है।
अपनी थाईलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने इस मंदिर में जाकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की और साथ ही उनसे आशीर्वाद लिया। शांति और सद्भाव का संदेश देते हुए महात्मा बुद्ध वसुदेव कुटुंबकम की भावना के परिचायक रहे हैं। मंदिर परिसर में 1000 से अधिक अन्य बुद्ध प्रतिमाएं रखी गई हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने आकर बौद्ध भिक्षुओं के मंत्रोच्चारण को सुनकर आशीर्वाद प्राप्त किया। This temple is very important. Before that, we call Wat Po. This temple has been established at the end of the Ayutthaya period. लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति वाट फो का प्रभावशाली केंद्र बिंदु है। 150 फीट लंबी और लगभग 50 फीट ऊंची ये मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण लेटे हुए बुद्ध की मूर्तियों में से एक मानी जाती है। राजसी लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा देखने लायक है और मंदिर के मैदान भी एक सुंदर शांतिपूर्ण सैर प्रदान करते हैं। लेटे हुए बुद्ध के चारों ओर एक गलियारा है जिसमें 108 कांस्य कटोरे हैं, जिनमें से प्रत्येक बुद्ध की 108 शुभ विशेषताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि इन कटोरों में सिक्के दान करने से धन और समृद्धि आती है। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जो जाता है वो शांति, सद्भाव और निर्वाण के रास्ते पर निकल पड़ता है। वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज की धरोहर में शामिल वाट फो का ये मंदिर बैंकॉक के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है और विश्व शांति का संदेश दिया। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, बैंकॉक, थाईलैंड, वाट फो टेम्पल, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राओं में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों का दौरा करते रहे हैं और इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध के संदेश और शिक्षाओं का उल्लेख भी पीएम के संबोधन में अक्सर होता है। दरअसल भगवान बुद्ध की धरती भारत आज दुनिया को शांति, ज्ञान और सद्भाव का मार्ग दिखा रही है। अपदीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। बौद्ध धर्म की जन्मस्थली भारत लंबे समय से दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बौद्ध धर्म ने भारत की विदेश नीति में केंद्रीय स्थान बनाया है। सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना और वैश्विक सद्भाव को आगे बढ़ाना इसी का हिस्सा रहा है। पीएम थाईलैंड यात्रा के दौरान ऐतिहासिक वाट फो मंदिर गए। मंदिर लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा के लिए विश्व भर में मशहूर है। इसी क्रम में पीएम श्रीलंका यात्रा के दौरान अनुराधापुर में महाबोधि मंदिर भी जाएंगे। ये यात्राएं भारत की ग्लोबल आउटरीच के केंद्र में बौद्ध धर्म को रखने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये अपने आप में बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा है। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री के दौरों में इसकी झलक मिलती रही है। 2024 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने लाओस को पीतल की एक दुर्लभ बुद्ध प्रतिमा भेंट की। ये तोहफा साझा आध्यात्मिक विरासत का सुंदर प्रतीक रहा। उसी वर्ष भारत ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे, जहां हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन करके नमन कर पाए। 2023 में पीएम मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दिल्ली में बालबोधि वृक्ष के दर्शन किए। इससे दोनों देशों के गहरे बौद्ध संपर्कों को और मजबूती मिली। इतना ही नहीं, भारत ने पहली बार वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। बौद्ध शिक्षाओं के माध्यम से समकालीन चुनौतियों पर चर्चा के लिए ये बड़ा मंच सिद्ध हुआ। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर लुम्बिनी, नेपाल का दौरा किया। पीएम ने भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी। उसी वर्ष भारत ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करते हुए कपिलवस्तु के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे।
2019 में पीएम मोदी ने मंगोलिया में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। 2018 में प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में भगवान बुद्ध के पवित्र दंत अवशेष वाले मंदिर के दर्शन किए। 2017 में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने वियतनाम, चीन और जापान की यात्राएं की। ऐसी हर यात्रा ने बौद्ध धर्म के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। देश में भी बौद्ध विरासत के संवर्धन के लिए मोदी सरकार ने बड़े प्रयास किए हैं। प्रमुख बौद्ध तीर्थों को जोड़ने वाला बुद्धिस्ट सर्किट भी ऐसी ही पहल है। वहीं महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस श्रद्धालुओं को भारत और नेपाल में आध्यात्मिक यात्रा का शानदार अनुभव प्रदान करती है। भारत सरकार ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पवित्र बौद्ध स्थलों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार ने भारत को बौद्ध शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित किया है। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्रधानमंत्री का इस दिशा में एक बड़ा कदम रहा। भगवान बुद्ध के ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए जीवित रखने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। ये सभी प्रयास, ये सभी कदम पीएम की इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि बुद्ध की धरती भारत विश्व को शांति, ज्ञान और सद्भाव का मार्ग दिखाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाईलैंड और श्रीलंका दौरे से जुड़ी हुई खबरें हम आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही साथ कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात भी की। म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के नेताओं के साथ बैठकें रचनात्मक रहीं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई देशों के नेताओं के साथ बैठकें भी हुईं। म्यांमार के प्रधानमंत्री और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष सीनियर जनरल मिन आंग हलिंग से मुलाकात में पीएम ने हाल में म्यांमार में आए भूकंप से हुई जानमाल की तबाही पर संवेदना व्यक्त की। म्यांमार के नेता ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत से मिल रही सहायता पर आभार जताया। कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचा विकास के साथ साथ पीएम ने लोकतंत्र की जल्द बहाली का मुद्दा भी उठाया। Prime Minister also underlined the importance of early restoration of the democratic process in Myanmar, including through credible and inclusive elections. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएम ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने माहौल को खराब करने वाली बयानबाजी से बचने का आग्रह किया। सीमा सुरक्षा और स्थिरता के लिए पीएम ने सीमा पर कानून के सख्ती से पालन और अवैध सीमा पार करने की रोकथाम पर जोर दिया।
Prime Minister also underlined India's concerns related to the safety and security of minorities in Bangladesh, including Hindus, and expressed his expectation that the government of Bangladesh would ensure their security. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में दोनों नेताओं ने भौतिक एवं डिजिटल संपर्क बढ़ाने, लोगों के बीच संपर्क तथा ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही बहुआयामी साझेदारी को और अधिक गहरा बनाने की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने भूटान के अपने समकक्ष शेरिंग टोब्गे से भी बातचीत की। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। विभिन्न देशों के नेताओं के साथ पीएम की ये मुलाकातें द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कैबिनेट के अहम फैसले। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और न्यूज़ नाइट पे हमने अब तक आपको दिखाया कि बजट सत्र का समापन हुआ है, कैसा रहा है संसद का ये सत्र। इसके साथ ही साथ हमने आपको दिखाया कि नए वक्फ बिल पर जश्न मनाया जा रहा है बहुत सारे जगहों पर। और इसके साथ ही साथ खबर हमने आपको दिखाई बिम्स्टेक सम्मेलन से जुड़ी हुई। बिम्स्टेक सम्मेलन में PM मोदी। तो बजट सत्र से जुड़ी हुई खबर हम आपको दिखाई कि किस तरह से रहा ये संसद का वर्तमान जो बजट सत्र अभी गुजरा है। और उसके साथ ही साथ नए वक्फ बिल पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष के बहुत सारे लोग इससे बहुत खुश हैं। और इसके साथ ही साथ बिम्स्टेक सम्मेलन में किस तरह से क्या कुछ रहा है ये भी हम आपको बताएंगे कि बिम्स्टेक सम्मेलन किस तरह से महत्वपूर्ण रहा है। और इसके अलावा हम अब आगे बात करेंगे कैबिनेट का जो आज कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो तमाम जो कार्य थे वो दिए गए। और कैबिनेट इसमें कई अहम फैसले लिए गए। रेल के ट्रैक नेटवर्क के विस्तार के लिए 18,000 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। क्या कुछ रहा कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण, वो आइए आपको हम दिखाते हैं। केंद्र सरकार देश के आर्थिक विकास को तेज गति देने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। बीते बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें अहम फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की 4 अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी जिसकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करने वाली ये 4 परियोजनाएं रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 1,247 किलोमीटर विस्तारित करेंगी। इन परियोजनाओं में ओडिशा के संबलपुर, जरापदा 3री और 4थी लाइन, ओडिशा में झारसुगुड़ा, सासोन 3री और 4थी लाइन, छत्तीसगढ़ में खरसिया, नायपुर, परमलकसा 5वीं और 6ठी लाइन और महाराष्ट्र में गोंडिया, बल्हारशाह लाइन का दोहरीकरण शामिल है। ये 4 प्रोजेक्ट अकेले 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं, 477 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड बचाते हैं और 7,575 करोड़ के बराबर का
जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था, उस मतलब डीजल पे जो एक्सपेंडिचर होता देश का, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बचता है इससे। 19 करोड़ ट्रीज प्लांट करते, उससे जितना हमको एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता, वो बेनिफिट इन 4 प्रोजेक्ट अलोन से मिलेगा। बीते कुछ वर्षों में तेज विकास के चलते कार्गो की आवाजाही में रेलवे की हिस्सेदारी अब फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में क्लीन ट्रांसपोर्ट से जुड़े एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए। एक अन्य अहम फैसले के तहत कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 के लिए 6,839 करोड़ रुपए की लागत से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है। 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर, और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के, और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरियाज, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास पर आगे बढ़ रही है और इसी के तहत केंद्रीय मंत्रियों ने इन गांवों में प्रवास किया। सीमावर्ती गांवों को अब प्रथम गांव कहा जाता है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे शिक्षक भर्ती घोटाले पर बवाल। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और थाईलैंड की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका आगमन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। कोलंबो पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया और ये परंपरागत तरीके से नृत्य और गायन के साथ उनका स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और विजिटर्स बुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर भी किए। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, बेहद दिलचस्प भी। प्रधानमंत्री के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल और उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया है। नृत्य और संगीत के कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन किया गया, उनका स्वागत किया गया, वंदन किया गया और प्रधानमंत्री ने सभी को धन्यवाद दिया है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कोलंबो से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक से कोलंबो पहुंचे हैं। ये उनकी यात्रा का दूसरा चरण है। बैंकॉक में, थाईलैंड में उन्होंने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और अब एक बार वो पहुंच चुके हैं अपने दूसरे पड़ोसी देश श्रीलंका की धरती पर। कोलंबो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस यात्रा के दौरान रणनीतिक सहयोग से लेकर आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर दोनों देशों के बीच में चर्चा होने की संभावना है। भारत और श्रीलंका के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हमेशा से बेहद गहरे रहे हैं और भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों ने मुक्त व्यापार और विकास परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाया है। तो इन सहयोग को और आगे ले जाने की बात हो रही है। किस तरह से, क्योंकि पिछले वर्षों में जब श्रीलंका थोड़ा मुश्किल वक्त में था, उस दौरान भारत ने मित्रवत उसका सहयोग किया, उसके साथ खड़ा रहा और न सिर्फ उसको आर्थिक सहयोग मुहैया कराया बल्कि उसके साथ ही साथ जो भी संभव मानवीय मदद हो सकती है वो भी दी गई। तो जिसको कहा जाता है कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड,
जो विपत्ति के समय में काम आए वही सच्चा मित्र है, ऐसा जो जेस्चर था वो भारत की तरफ से दिखाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखाया गया। और ये जो यात्रा है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा में अपेक्षित परिणामों के निकलने की उम्मीद है। 5 शीर्ष मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलंबो में जब उन्होंने लैंड किया। उसके साथ ही साथ बारिश का मौसम रहा, वहाँ पे बारिश के बावजूद प्रधानमंत्री का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया, जैसे कि ये आप तस्वीरों से देख और समझ सकते हैं कि नृत्य और संगीत के कार्यक्रम के साथ में जो वहाँ के परंपरागत नृत्य हैं श्रीलंका के, और उनके साथ में स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और हम सब जानते हैं कि जो भारत और श्रीलंका के संबंध हैं वो ऐतिहासिक हैं, सांस्कृतिक हैं और आर्थिक रूप से हमेशा गहरे रहे हैं। और सामरिक स्तर पर समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भी साझेदारी दोनों देशों के बीच में मजबूत हुई है। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार और विकास परियोजनाओं में भी सहयोग को बढ़ाया है। तो इसके साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान ने दोनों देशों के लोगों के बीच जो समझ है और मित्रता है उसको और गहरा किया है। सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है, दरअसल सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अगर कहा जाए 23-24 में वस्त्र व्यापार 5.54 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा है। तो बहुत करीबी सहयोगी है, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी है और साथ ही साथ बहुत गहरे रिश्ते जो हैं वो श्रीलंका के साथ में जुड़े हुए हैं। विरासत भी हमारी साझा है और उस लिहाज से आप देखें तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें अपेक्षित परिणाम निकलेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कोलंबो पहुंच चुके हैं, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा के दौरान रणनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और श्रीलंका के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हमेशा से गहरे रहे हैं। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों ने मुक्त व्यापार और विकास परियोजनाओं में सहयोग आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान रणनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होने की संभावना है। ये दौरा द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। But this visit too will focus on promoting investments and deepening connectivity, physical connectivity, digital connectivity, energy connectivity, and in various other domains. भारत और श्रीलंका के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हमेशा से गहरे रहे हैं। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों ने मुक्त व्यापार और विकास परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाया है। सामरिक स्तर पर समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भी साझेदारी मजबूत हुई है। सांस्कृतिक आदान प्रदान ने दोनों देशों के लोगों के बीच समझ और मित्रता को भी और गहरा किया है। भारत श्रीलंका संबंधों की अगर बात करें तो भारत श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है। वर्ष 2023-24 में वस्त्र व्यापार 5.54 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। भारत का निर्यात 4.11 अरब अमेरिकी डॉलर है। श्रीलंका का निर्यात 1.42 अरब अमेरिकी डॉलर है।
दोनों देशों ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते पर बातचीत की है। ECTA की नवीनतम और 14वीं चर्चा जुलाई 2024 में हुई। भारत श्रीलंका में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा योगदान करता है। 2023 तक भारत ने श्रीलंका में कुल 2.25 अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। भारत ने श्रीलंका में कई संपर्क परियोजनाओं को भी लागू किया। 2022 में चेन्नई और जाफना के बीच हवाई संपर्क की फिर से शुरुआत की गई। नागपट्टिनम तमिलनाडु और कंक संतुराई श्रीलंका के बीच फेरी सेवाएं शुरू की गई। UPI आधारित भुगतान प्रणाली भी दोनों देशों के बीच चल रही है। भारत और श्रीलंका के बीच इस बढ़ते सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा संबंध। सुरक्षा और रक्षा सहयोग। भारत ने श्रीलंका को कई रक्षा उपकरण और प्रशिक्षण दिए हैं। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के बीच नियमित संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी, जो दोनों देशों के लिए एक समृद्ध भविष्य की संभावना को उजागर करती है। प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके स्वागत की तमाम तैयारियां भी हैं। लोगों में उत्साह है उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए, और तमाम तरीके की जो पार्टनरशिप की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा अब तक का दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता जिस पर सबकी निगाहें लगी हैं, उस पर भी चर्चा होगी, उसको भी अमली जामा पहनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर श्रीलंका में काफ़ी उत्साह का माहौल है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रीमा पाराशर, कोलंबो। तो श्रीलंका के साथ जो रक्षा समझौता है, समुद्री सुरक्षा, उन सब की जो बात है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और किस तरह से इस दौरे में ये बात आगे बढ़ती है ये देखना दिलचस्प होगा, और उम्मीद की जा रही है कि अपेक्षित परिणाम जो है वो ज़रूर निकलेंगे। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की, और एक ऐसी सियासत जिससे कम से कम 26,000 लोगों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है। शिक्षक भर्ती घोटाले पर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक उबाल कायम रहा। सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर एक नए सियासी बवंडर में फंसती हुई नजर आ रही हैं। करीब 26,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के फैसले के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। शिक्षक भर्ती घोटाले पर बवाल, दिल्ली से बंगाल तक उबाल, बीजेपी और टीएमसी में तकरार, ममता के खिलाफ बीजेपी का आर पार। उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल में करीब 26,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने दावा किया कि बनर्जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बाद शिक्षकों की भर्ती मामले में जेल जाने वाली दूसरी मुख्यमंत्री होंगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उनमें जरा भी जिम्मेदारी का एहसास बचा है तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं ममता जी से और टीएमसी से, कुर्सी खाली करो, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है, चेयर खाली करो, जनगण आसछे, जनगण आसछे ममता दी, चेयर खाली करो। करते होबे, अन्य उपाय ना, करते होबे, चेयर खाली करते होबे। भारत के इतिहास में ममता बनर्जी दूसरा सीएम होने जा रही है जो जेल में जाएगी शिक्षक घोटाले में। कल ममता बनर्जी ने बोला कि मुझे जेल भेजना चाहते हो आप लोग। दीदी जान चुकी है, वॉल राइटिंग पढ़ ली है दीदी, क्या होने वाला है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को धोखाधड़ी बताया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को शॉपिंग मॉल बना दिया है। ये मामला राज्यसभा में भी उठा और बीजेपी ने त्यागपत्र की मांग की। पश्चिम बंगाल में लगभग जो 27,000 हमारे घर के बेटे बेटियों को नौकरी चले गए, इसके लिए दायी कौन है? पूरा दायी है तृणमूल कांग्रेस। अगर सरकार
ये चाहते जो सेग्रीगेशन हो जाए, कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर है, कौन अपने मेरिट से नौकरी लिया और कौन पैसों से नौकरी खरीदा, इसका सेग्रीगेशन तो बोर्ड कर सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस कर सकते थे। चोर की गाड़ी में तिनका। 2016 में 25,000 शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती की गई। ओबीसी के साथ अन्याय किया गया, ओबीसी कोटे का उल्लंघन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि ये भर्तियां टेंटेड हैं, फ्रॉड हुआ है, इसमें कोटे का उल्लंघन हुआ है। पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाले से जुड़ा एक और मामला अब तृणमूल कांग्रेस सरकार के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्कूलों में अतिरिक्त पद यानी सुपर न्यूमेररी पोस्ट बनाने के निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल से सीबीआई जांच पर दोबारा सुनवाई शुरू होने जा रही है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले को लेकर बंगाल सरकार की मुश्किल सबसे अधिक बढ़ने वाली है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ चंद्रशेखर और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे मुद्रा योजना की। मुद्रा लोन और मुद्रा से जुड़ी हुई तमाम जो योजना रही है उसकी बात आपने सुनी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्ष पहले 2015 में छोटे कारोबारियों, दुकानदारों और नए उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। ये योजना छोटे कारोबारियों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई। इस योजना के तहत उन्हें बिना गारंटी के लोन मिला, उन्होंने उसके जरिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और अब वो आत्मनिर्भर बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ के रहने वाले प्रकाश ध्रुव की कहानी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रकाश ध्रुव की जिंदगी इस योजना ने बदल दी। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के प्रकाश ध्रुव पहले आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच खुद का व्यवसाय शुरू करना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने उनके सपनों को पंख लगा दिए। उन्हें बिना गारंटी के लोन मिला, जिससे उन्होंने अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया। प्रकाश ध्रुव ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उन्हें बिना गारंटी का लोन मिला और उन्होंने इससे अपनी दुकान की शुरुआत की, जिसके बाद उनकी दुकान अच्छी चल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। वो अब रोजाना के 2000 से 3000 रुपए कमा लेते हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा किया। हम जैसे छोटे गरीब परिवार को हेल्प किए कि लोन के थ्रू हमें समाधान किए समस्याओं का। जो मेरा शॉप अच्छे से चल रहा है और अपने परिवार को भी चला पा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के निवासी इलेक्ट्रॉनिक दुकान के व्यापारी रविंद्र गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए ऋण लिया था। उन्होंने बताया कि इस योजना में ब्याज बहुत कम है और बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें किस्त के माध्यम से ऋण की वापसी भी होती है। इस योजना में ऋण के लिए पेपर प्रोसेसिंग भी बहुत कम है। उन्होंने बताया कि इस ऋण के लिए बैंक भी जाने की आवश्यकता नहीं हुई। बैंक वाले सीधे उनसे संपर्क किए और 4 दिनों में ही 10 लाख रुपए की राशि उनके खाते में आ गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। मैंने ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए का मुद्रा लोन योजना लिया हुआ था। मुद्रा लोन योजना एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। इसमें प्रधानमंत्री जी योजना के तहत इसमें बिना मॉर्गेज या किसी भी प्रकार के गारंटर के बिना हम लोग को व्यापार करने के लिए 10 लाख का लोन या फिर जितना आपकी आवश्यकता के अनुसार लोन दिया जाता है। देश में प्रकाश ध्रुव और रविंद्र गुप्ता जैसे कई व्यापारी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठाया है और आज वो दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। मुद्रा लोन योजना का इन्हें फायदा मिला है, जिससे ये आत्मनिर्भर भी हुए हैं और इस योजना के माध्यम से इनको कहीं ना कहीं लाभ भी मिला है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बिलासपुर। और हैदराबाद के पास 400 एकड़ में फैले कांचा गची बावली जंगल को काटने को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है।
राज्य की रेवंत रेड्डी सरकार का दावा है कि वो जमीन को आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है और पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अगले आदेश तक जंगल में कोई भी पेड़ न काटा जाए। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता इस जमीन पर पेड़ काटे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों ने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन और कक्षाओं का बहिष्कार वापस ले लिया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे अलविदा भारत कुमार। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अपने दमदार अभिनय और शानदार किरदारों की बदौलत भारतीय जनमानस में देशभक्ति का जज्बा भरने वाले अभिनेता मनोज कुमार ने आज मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 87 वर्ष के थे और उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। भारत कुमार के रूप में याद किए जाने वाले मनोज कुमार लोगों के दिलों में अपने चरित्र के जरिए जाने जाते हैं। आप देखिए ये विशेष रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। न्यूज नाइट में बस इतना ही। नमस्कार। नहीं रहे भारत कुमार, सिने जगत में एक युग का अंत। 87 साल की उम्र में निधन, शोक में बॉलीवुड। शनिवार को होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अपने चरित्रों से भारतीय जनमानस में राष्ट्र प्रेम के जज्बे को भरने वाले अभिनेता मनोज कुमार अब नहीं रहे। सिने प्रेमियों द्वारा भारत कुमार के रूप में याद किए जाने वाले मनोज कुमार लोगों के दिलों में अपने चरित्र के जरिए जाने जाते हैं। 87 साल के मनोज कुमार ने वृद्धावस्था से जुड़ी समस्याओं के चलते मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। वो अस्वस्थ थे काफी टाइम से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से आराम से इस दुनिया से गए हैं। 1937 में अविभाजित भारत के एबटाबाद शहर में जन्मे मनोज कुमार का वास्तविक नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। परिवार सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ गया और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई चले गए। मनोज कुमार ने 1960 और 1970 के दशक के मध्य में उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों के जरिए उभरते भारत की कहानियों को बड़े पर्दे पर शानदार तरीके से बयां किया। इन सभी फिल्मों को दर्शकों का खूब प्यार मिला। देशभक्ति पर आधारित शहीद और उपकार जैसी लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय के बाद वो भारत कुमार के नाम से मशहूर हुए। मनोज कुमार ने फिल्म हिमालय की गोद में, दो बहन और पत्थर के सनम जैसी फिल्मों के रोमांटिक नायक के रूप में भी अपना लोहा मनवाया। मनोज कुमार को पहली सफलता 1962 में फिल्म हरियाली और रास्ता से मिली, जिसमें वो अभिनेत्री माला सिन्हा के साथ नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। बॉलीवुड के तमाम मशहूर हस्तियों ने मनोज कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। बहुत सी बातें हैं हमारी, हम तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। जितने भी बनाए उन्होंने फिल्म, वो सब देखे ऑल पेट्रियोटिक, सो देश के साथ कनेक्टेड ही रहता है उनका ही वाज सो फॉन्ड ऑफ दिस
and he also joined BJP for some time. But because of his health reason, he could not continue. But he was very, very fond of this party. and देश के प्रति और देश के लिए जो भी अच्छा काम करते तो बहुत सराहते थे। जिन्होंने देशभक्ति अपने फिल्मों के द्वारा एक हर भारतीय में जो है देशभक्ति का भाव और भावना जगाई, तो सारा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ऐसे कलाकार के निधन पर बहुत ज़्यादा शोकमयी है। मनोज कुमार को फिल्मों में योगदान के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। उन्हें 1986 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1992 में पद्मश्री पुरस्कार और 2016 में सिने जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट और कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।